हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो आज बेसिकली हम लेक्चर 2 में हम 2012 का जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। ओके। तो बेसिकली 2011 का पेपर मैंने कर दिया है, राइट। दो पार्ट में था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके। तो ये दो होंगे। तो उसमें से अगर आपने सॉल्व कर लिया था, उसके बाद आपने पेपर देखा था, तो उससे आई थिंक आपको काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। ओके। तो आज हम 22 का पेपर 2012 का पेपर डिस्कशन करेंगे। ओके। तो इसमें अगर आपने अब तक 2012 का पेपर जीएस का सॉल्व नहीं किया है, तो सबसे पहले जीएस का पेपर फिर से सॉल्व कर लो, खुद से करो, राइट। प्रैक्टिकल बेसिस पे करो, लॉजिक से करो, ठीक है। अपनी नॉलेज को ये रखना कि नॉलेज अगर आपको आंसर पता है उस क्वेश्चन का, तो भी उस आंसर को साइड में करके रखना, ठीक है। उसको टोटली लॉजिक बेस पे करना, ठीक है, कि किस तरीके से आंसर आ सकता है, राइट। अगर आपको आंसर पता है तो भी उसको आंसर मत देना, ये देखना कि बाकी के 3 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स आपने रॉन्ग किए हैं वो रॉन्ग किस वजह से हैं। ओके। तो और अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो ये देखना बाकी के 3 करेक्ट क्यों हैं, उनको बारे में देखना। तो ऐसे करके टोटली एक लॉजिक बेस पे निकालना, ठीक है। अगर वो कर लिया है तो उसके बाद इस वीडियो को आप देखना, तो फिर आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ओके। तो 2012 का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ग्राम सभा का? ग्राम सभा का रोल क्या है? पहला स्टेटमेंट कहता है ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। तो ठीक है, हाँ, प्रिवेंट करने के लिए, एलिनेशन के लिए लैंड के पास, शेड्यूल्ड एरिया के पास पावर हो सकती है, राइट। उनको पावर दी भी जाती है। ग्राम सभा के पास ओनरशिप है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, तो हाँ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से तो हो सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा फॉर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरिया, राइट। तो यहाँ पे अब एक वर्ड दे दिया, एनी मिनरल। एनी मिनरल में यार तो मिनरल बहुत सारे भी होते हैं ना, मेजर मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स होते हैं, राइट। अब मान लो क्या नाम है, वहाँ पे अगर यूरेनियम मिल गया और वहाँ पे अगर ग्राम सभा क्या नाम है परमिशन नहीं दे रही है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, राइट, तो फिर इसका मतलब ये तो ही ना कि उसके लिए आप वहाँ पे यूरेनियम होगा नहीं, कर नहीं देंगे। तो कुछ सर्टेन आई थिंक एक्सेप्शंस तो ज़रूर होगी, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो कर रहे हैं तो उसको बाईपास करने का भी कोई एक रीज़न तो होगा ही। तो एट द थिंग कि एनी मिनरल इन अ शेड्यूल्ड एरिया, तो आई डोंट थिंक कि होना चाहिए यहाँ पे, राइट, कि क्योंकि ग्राम सभा के पास पावर तो होती है, बट आई थिंक एनी मिनरल्स की सारी चीज़ों को लेके कोई भी मिनरल मिले वहाँ पे, तो उसके लिए तो फिर आई थिंक तीसरी स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 1 और 2 और ओनली 2 पेयर। फिर इन अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर्पस ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन, ये तो सीधे लक्ष्मीकांत से आए, बेसिक चीज़ों का क्वेश्चन है कि अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ से ही हो जाता है पहले एडजर्नमेंट मोशन। बाकी ऐसे देख लेते हैं। एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्न का मतलब क्या होता है कि एडजर्न मतलब किसी चीज़ को बंद करना जो चल रहा हो, राइट। उसके बाद और एक मोशन है, तो मतलब कोई चीज़ जो चल रही है उसको बंद करने का एक मोशन अडॉप्ट करना, उस पर फिर डिस्कशन होगी। तो ऐसा कुछ नाम से लग रहा है। फिर लिखा है अलाउ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर फॉर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। टू लेट अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स, टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन द डिमांड ऑफ ग्रांट, टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग, टू चेक द इनएप्रोप्रिएट वॉलेंट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द सम मेंबर्स, ठीक है। तो अगर देखो ये है कि वॉलेंट बिहेवियर इन द पार्ट ऑफ द सम मेंबर्स, तो ये तो कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रिविलेज के टाइप का, कि किसी ने प्रिविलेज थी उसको नुकसान किया, तो मे बी ये प्रिविलेज को लेकर के या फिर किसी और चीज़ को लेकर के हो सकता है। डिमांड ऑफ ग्रांट और एडजर्नमेंट मोशन का ये थोड़ा उतना बैठ नहीं रहा है कि डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए रिडक्शन करने के लिए आप ये कर रहे हो, तो उसके लिए तो कट मोशन भी होते हैं, राइट, तो वो हो सकते हैं। टू लेट द पोजीशन मेंबर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर, तो वो तो इन्फॉर्मेशन तो वो फिर किसी भी ले सकता है ना, क्वेश्चन आवर में भी ले सकता है, 0 आवर डिस्कशन होता है उसमें भी वो ले सकता है। तो उसके बाद स्टेट क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टेट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे तो काफ़ी सारे उसमें जिसमें वो मांग सकते हैं। बाकी टू अलाउ डिस्कशन होना डेफिनेट मैटर और अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो इसमें ये हो सकता है कि अर्जेंट मोशन में कि एक जो भी वर्क चल रहा है उसको तुरंत वहाँ पे एडजर्न करके बंद करके जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उसको डिस्कस किया जाए, राइट। तो इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा कर सकते हो कि बाकी के 3 आपको पता होना चाहिए, बाकी के 3 की इन्फॉर्मेशन, राइट, तो उस चीज़ में कर सकते हो। बाकी ए और डी में है, अगर ए और डी में आप फंस रहे हो कि थोड़ा तो कि कोई चीज़ लग रहा है, तो उसमें भी आप ऐसे है कि अगर आपको लग रहा है कि या बी और ए हो सकता है, राइट, कि आपने ये दोनों तो रिजेक्ट कर दिए, तो बी और ए में है तो फिर ए आप वहाँ मार्क कर सकते हो, ऐसा, ठीक। अगला, हाउ डज द NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे हेल्प करती है।
तो एनबीए चेक करती है बायोपायरेसी को, प्रोडक्ट कहते हैं इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो हाँ, एक नॉर्मल सी लाइन है, थोड़ी पॉजिटिव सेंस में कर सकती है चेक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। फिर क्या कहता है कि एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है साइंटिफिक रिसर्च को ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो डायरेक्टली मॉनिटर करता है, ये तो थोड़ी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए और जीन मॉडिफिकेशन की यहाँ बात कर रहा है। यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज की बात की गई थी कि ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए वो चेक करता है, लेकिन यहाँ पे जीन मॉडिफिकेशन की बात कर रही है। और जीन मॉडिफिकेशन का नाम आती है, हमारे मन में एक बॉडी आ जाती है GEAC, राइट। GAC तो फिर मोस्टली काम जीन मॉडिफिकेशन का ये देखती है, तो यहाँ पे ऐसे गलत हो सकता है। बाकी डायरेक्टली मॉनिटर दिया है तो ये स्टेटमेंट्स आप ऐसे हटा सकते हो। फिर एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू जेनेटिकल बॉडी सोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द NBA। तो इसमें भी मोस्टली यही होता है, आई थिंक कि अप्रूवल इनका चाहिए नहीं होता है। बाकी अप्रूवल तो वैसे दे सकती है नेशनल, किस चीज़ के लिए लिखा है IPR रिलेटेड टू द जेनेटिकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द NBA। तो अप्रूवल तो यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी मेड, राइट, कि जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द NBA। तो मे भी हो सकता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है और यहाँ पे जेनेटिक और बायोलॉजिकल, लेकिन यहाँ पे की एक्सट्रीम स्टेटमेंट थी कि डायरेक्टली मॉनिटर, तो ये चीज़ में भी गलत हो सकती है। तो यहाँ पे आपका सीधे आ जाएगा 2 ओनली। बाकी 3 ऑप्शन है, 3 में मैंने पहले भी बताया है कि अगर एक आपको पता है कि सही है और एक गलत है, तीसरी में आपको डाउट है तो ओनली 2 पेयर करके आप आना उसमें, ठीक है। तो 3 में से 2 के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी 1 और 3 हो जाएगा ऐसे आपका। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वॉज इनेक्टेड इन कंसोनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। NGT के बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंसिडर्स द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर, तो हेल्दी इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो हाँ, NGT का काम भी यही है कि NGT का इन्वायरमेंट को लेकर के देखना कि इन्वायरमेंट के जो पोल्यूशन हो रहे, जो इन्वायरमेंटल लॉज है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, ये हो सकता है। प्रोविजंस ऑफ ग्रांट ऑफ रेजिंग लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों को चीज़ों को लेकर के कोई NGT का काम नहीं है। NGT का काम तो इन्वायरमेंट को लेकर के है ना। अब वो शेड्यूल्ड एरिया में हो या फिर कहीं भी हो, वो सारी चीज़ें देखता है। तो और शेड्यूल्ड एरिया को लेकर के कॉन्सोनेंस में लेकर के क्यों बनाएंगे, तो दूसरा तो नहीं होगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मैंशन इन द 243A। तो अब ये तो ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है, तो ग्राम सभा का फिर इन्वायरमेंट से क्या लेना देना, राइट। तो ये तो क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो इन्वायरमेंट के लिए बनाई गई, इनका मेन काम तो इन्वायरमेंट के लिए है। तो फिर तो यहाँ पे मोस्टली होगा क्या, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट। और यहाँ पे भी वही होगा पावर एंड फंक्शन ग्राम सभा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा 1 ओनली इसमें भी सीधा। अब देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल गए, ये दोनों को मैं काट पर मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है इन दोनों को निगलेक्ट करने का। दैट्स वाई मैं ओनली 2 पे नहीं जा रहा या फिर ओनली 2 पेयर इस क्वेश्चन पे नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं ओनली 1 लगा के आऊँगा अगर ओनली पेयर वाला क्वेश्चन हुआ, क्योंकि 2 सॉलिड रीज़न है मेरे पास। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस ऐसे लिबरल होता है या फिर जहाँ पे चांसेस होते हैं कि हाँ वो इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, इन्वायरमेंट लॉस को लेकर रिलेट कर रहा है, तो फिर वहाँ पे फिर ओनली 2 पेयर हो जाता। फिर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन इज़ प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड हाउ विल इम्पैक्ट द कंट्री। तो नेशनल वाटर मिशन की बात कर रहा है, वाटर मिशन है मतलब पानी को लेकर के कुछ होगा कि राइट, कि जैसे जल जीवन योजना थी अभी। तो अब पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ द अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अच्छी चीज़ को दिखा रही है कि वेस्ट वाटर से कन्वर्ट करके क्या नाम है बनाने के लिए, अर्बन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो हाँ, हो सकता है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही हो सकती है। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द कोस्टल सिटीज़ इन विथ एन एडिक्वेट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर विल बी मेट बाई अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर द यूज़ ऑफ ओशन वाटर। तो हाँ, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सही चीज़ बता रही है कि कोई ऐसे रिजिडिटी नहीं है, लाइक इनएडिक्वेट अल्टरनेट सोर्स है जहाँ पे जिस कोस्टल एरियाज़ में वहाँ की बात कर रहे हैं
कि वहाँ पे अडॉप्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई है, कोई ऐसा वो नहीं बताया गया है कि सिर्फ वही यूज़ करना है, राइट। एक ऐसे जनरल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर द यूज़ ऑफ ओशन वाटर, तो हाँ हो सकता है। फिर लिखा है ऑल द रिवर ऑफ हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक्ड टू द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो ये तो बहुत रिजिड स्टेटमेंट हो गई ना कि ऑल रिवर्स की आपको हिमालय की आने वाली सारी रिवर्स को आपको पेनिनसुलर रिवर से कनेक्ट ही करना है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि या फिर जिन रिवर्स को नीड होगी आप उन्हीं को कनेक्ट करोगे, या फिर जो ऐसे होंगी इंस्टिंक्ट होने वाली जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी होंगी उनको आप कनेक्ट करोगे, जिनको पासिक रीज़न सारी को करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी। फिर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फार्मर्स फॉर द डिगिंग बोरवेल्स एंड इंस्टॉलिंग मोटर्स पम्प सेट एंड टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर विल बी कम्प्लीटली रीइम्बर्स बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसे कम्प्लीटली रीइम्बर्स जहाँ पे लिखा हो या फिर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देगी, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। गवर्नमेंट या तो देखो सब्सिडाइज करती है चीज़ों को कि वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, मोस्टली, या तो फिर वो कंज्यूमर साइड से दे सकती है या प्रोड्यूसर साइड से दे, लेकिन एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं देती ऐसी चीज़ें, राइट, या फिर कंप्लीटली रीइम्बर्स कर रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं नेशनल वाटर मिशन की बात है, और यहाँ पे बात की जा रही है पंप सेट टू द ड्रॉ ग्राउंड वाटर, तो गवर्नमेंट तो खुद अभी प्रमोट कर रही है कि आप इरिगेशन कम करिए, राइट, उतना ग्राउंड वाटर का यूज़ मत करिए क्योंकि ग्राउंड वाटर और कम होते जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए फिर आप ऐसे अगर फ्री में ग्राउंड वाटर के लिए पंप सेट बांटोगे फिर तो हर एक इंसान ही लगवाएगा अपने घर में, राइट, बोरवेल वगैरह। तो ये तो फिर चौथी भी गलत ही हो जाएगी इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, दो स्टेटमेंट के मुझे देखो सॉलिड रीज़न मिले उन्हें गलत करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने उन्हें गलत कर दिया। दो पॉजिटिव में थी, जनरल में थी, तो ये पॉजिटिव ही सही और यही दोनों सही हैं। तो इसमें आंसर आपका 1 और 2 आ जाएगा ऐसे, या फिर ओनली 2 पेयर। फिर कंसीडर द फॉलोइंग, DPSP के बारे में बात कर रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिंग UCCC ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, फिर रूरल एरिया कॉटेज इंडस्ट्रीज, फिर सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो बात करें गांधीयन प्रिंसिपल्स की, वैसे देखो अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका ये, राइट, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे बात किसी की जा रही है, गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी जी का मेन रूल क्या था कि विलेज को ऊपर करना, राम राज्य इस्टेब्लिश करना, राइट, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जाना, ये सारे उनके कुछ चीज़ें थी जो वो प्रमोट करते थे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, गांधी जी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत ये चीज़ तो है, क्योंकि विलेज को वो मानते थे कि विलेज को यूनिट होनी चाहिए कि जो सबसे मेन यूनिट हो लोगों की, उसके लिए तो विलेज तो होना चाहिए, तो दूसरा हो जाएगा। फिर प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, तो रूरल एरिया है तो फिर भी आ जाएगा कॉटेज, खादी वो खुद पहनते थे, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ तो होनी चाहिए। तो अपने पास 2 ऑप्शन तो मिल गए और एक अपने को पता है गलत है, एक गलत है, 2 सही है, ये मिल गया अपने को 4 में से। फिर चौथा क्या कह रहा है, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये गांधी जी कह भी सकते हैं वर्कर के लिए, नहीं भी कह सकते हैं, राइट। तो लेकिन ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल में भी आ सकता है, राइट, क्योंकि सोशलिस्ट भी हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 2 और 3 में तो आप श्योर शॉर्ट हो, तो 2 और 3 तो मिनिमम 4 में से अगर 2 आपको श्योर पता है, एक गलत है, तो चौथा भी में भी गलत हो सकता है, राइट। तो उसके लिए फिर क्या आपका 2 और 3। फिर यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ऐसे तो फिर यूनियन टेरिटरी राज्यसभा में नहीं, ऐसे तो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिल्ली में तो यूटी है, लेकिन दिल्ली के यूटी के होने के बाद भी उनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन तो है ना, राइट। तो पहला क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। इट इज़ अ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट इलेक्शन डिस्प्यूट्स, तो हाँ ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, तो नहीं, इसमें तो प्रेसिडेंट भी होता है, ये तो नॉर्मल सा बेसिक फैक्ट है, राइट। तो ये तो गलत हो जाएगा तीसरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका, तो आई थिंक इसमें नन होगा, क्योंकि ये दूसरा वाला भी फिर इसमें गलत होगा, राइट, क्योंकि ऐसे है नहीं। इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, राइट। यस, तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स तो वैसे जो स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं वो करते हैं ना, तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए करेगा इलेक्शन कमिश्नर क्यों आएगा, ऐसे तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो एक पार्टी करती है, लाइक गवर्नमेंट करती है, राइट। तो गवर्नमेंट करती है तो फिर वो तो हमेशा गवर्नमेंट का ही फेवर करेगा, या फिर जिस पार्टी से उससे थोड़ा बेनिफिट होगा तो फिर यहाँ से फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए दे देगा, तो फिर जुडिशरी का तो उसमें लो नहीं आएगा, तो फिर हाई कोर्ट का क्या काम रहेगा फिर इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेकर के, तो हाई कोर्ट करती है आई थिंक मोस्टली, राइट। तो ये बेसिक
आपके उसके फैक्ट हैं पॉलिटी के, तो इनको थोड़ा सा आप पढ़ के जाना, ओके, ताकि ऐसी चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसमें ना जाएगा आपका। फिर विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर राइट को लेकर के बात की जा रही, प्रिविलेज विच कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग। तो हाँ, हो सकता है भाई, फूड टेस्टिंग के लिए आप सैंपल्स ले सकते हो कि भाई मुझे थोड़ा सा पहले टेस्ट करना है, राइट है कंज्यूमर का। फिर व्हेन अ कंज्यूमर फाइल अ कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर वो नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। अब नो फ़ी की बात कर रहा है, तो भाई ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हर दिन ही कुछ फ्री रहेगी तो लोग थोड़ा डिस्करेज भी होंगे कि फाइल करने के लिए। अगर आप फ्री कर दोगे तो फिर तो कोई भी आ रहा, किसी भी छोटी मोटी कंप्लेन को लेकर के भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, राइट। तो दूसरी वाली तो बहुत ज़्यादा वो हो गई, क्योंकि नो फ़ी तो कुछ ना कुछ फ़ी तो लेते ही होंगे। और फाइल अ कंप्लेंट एनी कंज्यूमर फोरम, नो फ़ी, तो ये तो आई थिंक नहीं होगा। फिर इन अ केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हिज लीगल हेयर कैन बी फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन हिज बिहाफ। तो ये तीसरा भी हो सकता है आई थिंक। क्यों? अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई किसी एडल्ट्रेंट फूड प्रोडक्ट को खा करके उसकी, राइट, तो फिर मे बी उसके जो लीगल हेयर होंगे वही करेंगे, तो पहली और तीसरी तो सही हो जाएगी, दूसरी तो मे बी शॉर्ट गलत होगी, तो इसमें आपका ओनली 2 पेयर या फिर 1 and 3 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। She hold the office during the pleasure of the president. She not be a member of the house at the time of election, but has to become a member of the house within 6 months from the elections. If she intend to resign, the letter of resignation has to be addressed to the deputy speaker. तो इसमें तो ये हो सकता है, तीसरा तो सही होगा। बाकी ये देखो, इसमें अब ये लिखा है यहाँ पे हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो तो ये कहते हैं ना कि कोई भी मिनिस्टर आप बना सकते हो किसी को भी, वो भी 6 month के लिए, 6 month के अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, राइट। और स्पीकर क्या होता है? स्पीकर तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वही होता है ना, राइट। तो अगर एक इंसान है जो कि आप ये मान लो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है, तो स्पीकर कैसे बनेगा? क्योंकि स्पीकर तो वही होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, तो वो पहले उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, तो उसके बाद, और उसके लिए उसको 6 महीने का टाइम मिलता है, उसके बाद फिर वो स्पीकर बन सकता है। लेकिन कोई जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का आइदर हाउस का, तो फिर उसको आप कैसे बना दोगे स्पीकर? तो दूसरी वाली स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो जाएगी, और पहली भी आपकी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगी, राइट, क्योंकि वो तो हाउस के लिए होता है, एज अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे तो वो होता नहीं है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव का ऑर्गन का है वो, राइट। और प्रेसिडेंट जो होता है वो तो एग्जीक्यूटिव के लिए होता है मोस्टली। और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्यों होगा? वो प्रेसिडेंट के कहने पे ना वो रिज़ाइन करता है ना कुछ करता है। तो इसमें देखो, ये वाली भी कट जाएगी, पहली वाली भी, और सेकंड वाली भी कट जाएगी, राइट। तो इसमें मोस्टली क्या आ जाएगा? आपका थर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी की 2 स्टेटमेंट तो ऐसी हैं कि जिसमें आपको सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि ये वाली तो सीधी सीधी ऐसी ही जो सॉलिड रीज़न आपके पास काटने के लिए, ये वाली आपको पता है सही है, और इस वाले में टोटली ये डाउटफुल है नेगेटिव सेंस में, राइट, कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे क्यों रखेगा स्पीकर, राइट, एक कॉमन सेंस की बात है। तो तीसरी होगी, इसमें से ओनली 1 पेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की? तो अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 or more स्टेट, तो हो सकता है ये अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ आइदर ऑफ द पार्लियामेंट सो डेट द लेजिस्लेशन। तो ये अभी हमने पढ़ा था, अभी पीछे बताया कि ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है, तो ये चीज़ तो होगी नहीं पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास। और दूसरी चीज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये चीज़ तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या फिर एक साइड 1 or more स्टेट्स हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस 1 or more स्टेट और सामने 2-3 और स्टेट हो, या फिर यहाँ पे 1 or more स्टेट हो, ठीक है, और सामने 1 or more स्टेट हो। तो ये 3 प्रोविजंस हैं बेसिकली इसमें यूटी का। और यूटी क्या है? यूटी को डायरेक्टली कंट्रोल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में आपस में तो वो डिस्प्यूट्स को फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा, राइट। तो मोस्टली यहाँ का जो यूनियन टेरिटरी का डिस्प्यूट होता है वो तो इसके अंडर कवर नहीं होता है। तो तीसरा तो सीधे ये भी कैंसिल हो जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन 2 or more स्टेट, तो ये भी होगा। तो इसमें आ गया 1 और 4, तो इसमें आपका ओनली 2 पेयर हो जाएगा, राइट। और ऐसे आप देखोगे तो ओनली 1 4। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स, सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म कैन बी एम्प्लॉयड एज अ बायोपेस्टिसाइड्स। देखो, तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें
लॉजिक थोड़ा सा आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर आपको क्योंकि एक बेसिक नॉलेज चाहिए होगी कि बैक्टीरिया क्या है, फंगी क्या है। वैसे तो देखो अब यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिखे हुए हैं, राइट, कि सम स्पीसीज़ ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड इन बायोपेस्टिसाइड्स। सम स्पीसीज़ में तो यार बैक्टीरिया की भी सम स्पीसीज़ आप यूज़ कर सकते हो, फंगाई की भी कर सकते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स की भी कुछ कुछ की होगी तो आप कर ही लोगे, राइट। तो ऐसे तो आपका इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा जो आना चाहिए एज अ काइंड ऑफ अ लॉजिक। बट द थिंग इसकी यहाँ पे फंगाई नहीं होगा, राइट। तो कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए होगी, क्योंकि फंगाई को आप एज अ बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। बैक्टीरिया को आप कर सकते हो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, राइट, वो आपकी हेल्प करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो हेल्प कर सकते हैं एज अ पेस्टिसाइड्स के रूप में, जैसे नीम है, राइट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में उसमें हो सकते हैं आप। तो ये आपके 1 और 3 क्या नाम है हो जाएगा। बट द थिंग इज़ यहाँ पे फंगाई नहीं होगा, तो इसको आप फ्यूचर रेफरेंस के भी कर सकते हो थोड़ा याद, कि मे बी साल क्वेश्चन आ जाए फंगाई को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ कह रहा है बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सोल्यूशन इन द पावर क्राइसिस इन इंडिया। इन दिस कंसिक्वेंस द फॉलोइंग: कोकोनट शेल्स, ग्राउंडनट सेल्स, हस्क राइस कैन बी यूज इन बायोमास गैसिफिकेशन। तो हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास गैस में कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ओनली लग गया यहाँ एक वर्ड, तो क्या पता कोई और गैस हो जाए, 0.1% भी हो गई तो भी गलत हो जाएगा, तो ये भी काट दो। फिर द गैस कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इंटरनल कंबस्टन इंजन्स। तो अगर किसी ने यूज़ करके दिखा दिया, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन, तो अगर आप उससे हीट जनरेट कर ले रहे हो तो इंटरनल कंबस्टन इंजन्स में भी तो हीट की ज़रूरत होती है, तो क्या पता वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, राइट। क्यों नहीं हो सकता है? अगर वहाँ से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, हीट एनर्जी यहाँ से, तो उसको इंटरनल कंबस्टन इंजन में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अगर किसी ने करके या फिर किसी ने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके आपको दिखा दिया तो फिर ये तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो पहली इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ ओनली 1 पेयर और 1 ओनली। फिर रोल क्या है यूवी रेडिएशन का इन द वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। इट इनएक्टिवेट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। तो हाँ, किल कर सकता है। रिमूव करता है ऑल द अनडिज़ायरेबल ओडर फ्रॉम द वाटर। तो ये तो रिजिड स्टेटमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में हो गई कि रिमूव करना है ऑल द अनडिज़ायरेबल ओडर फ्रॉम द वाटर। क्विकन करता है द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, रिमूव कर देता है टर्बिडिटी एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं अलग अलग, राइट। तो इन चीज़ों में है तो ये जनरल सी स्टेटमेंट, बट चांसेस हैं कि यूपीएससी इसमें गलत कर सकता है कि सेडिमेंटेशन को, जो सॉलिड पार्टिकल्स को यूवी रेस कैसे कर देगा, या फिर अगर टर्बिडिटी रिमूव कर देगा, टर्बिडिटी रिमूव नहीं हुई तो, या फिर अगर मान लो इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ वाटर, अगर उसको करने के बाद क्लैरिटी ऑफ वाटर, पानी साफ़ कर देगा यूवी रेस से, यूवी रेस से पानी कैसे साफ़ हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ तो फिर थोड़ी रिजिडिटी में आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, और इसमें आपका श्योर शॉर्ट में सिर्फ आप एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे जिस पे आप बोल सकते हो कि ये सही होगी यूवी रेस से, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर सकती है, इनएक्टिवेट कर देगी, क्योंकि यहाँ इनएक्टिवेट भी लिखा है और किल्स भी लिखा है, राइट। और अगर इस पे ये लिखा होता है कि इट इनएक्टिवेट और किल ऑल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये तो फिर गलत हो जाती, क्योंकि ऑल लिख जाता तो फिर गलत हो जाता, कि फिर तो एक आ जाती ना कि सारे ही मार देगी, तो अगर एक भी रह गया तो गलत हो जाता। तो ये जनरल इसी एक स्टेटमेंट, तो ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा ओनली 1 पेयर और 1 ओनली। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेफीन। ग्रेफीन के बारे में क्वेश्चन है कि यूज़ क्यों था। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मटीरियल, हैज़ अ गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। हो सकता है, ले लेते हैं, चलो। इट इज़ वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल टेस्टेड सो फॉर। तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में, ये भी पॉजिटिव में, ठीक है। इट इज़ इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन, एक फैक्ट दे दिया यहाँ पे, एंड हैज़ अ हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। इट कैन बी यूज एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, टच स्क्रीन्स, LCDs, ऑर्गेनिक LEDs। तो हाँ, यूज़ हो सकता है। और टेस्टेड थिनेस्ट मटेरियल है, तो ये भी हो सकता है कि LCD में यूज़ हो जाए, क्योंकि LED और स्क्रीन्स में। फिर 2 डायमेंशनल मटेरियल है, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करता है, राइट। तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, तो ये भी यहाँ से मिल जा रहा है कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोड कंडक्ट करेगा, तो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट तो आपको सीधे सीधे पता लगेगा कि ये दोनों तो ठीक होगी। और वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल की बात कर रहा है, टेस्टेड सो फॉर, तो हो सकता है कि इसके लिए हो। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि मोस्टली इंटायरली, एक तो इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन, क्या पता 2 चीज़ों को मिक्स करके बनाया हो, राइट। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे सिलिकॉन दिया हुआ है, तो क्या पता सिलिकॉन की जगह कुछ और हो, कार्बन हो, या फिर कुछ मान लो हाइड्रोजन हो, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी एक मेटल मान लो या गैस मान,
तो ठीक है, तो अगर इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन तो ये थोड़ी एक्सट्रीम हो गई है, तो इस वजह से दूसरी स्टेटमेंट में भी थोड़ी रॉन्ग हो सकती है। तो दूसरी डाउट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 में हमें कोई रीज़न नहीं है उसको काटने का, बाकी 3 सही लग रही जर्नल है, तो 3 पेयर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 रॉन्ग होगा तो 1 to 4 आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट, lead ingested and inhaled is a health hazard after the addition of the to the petrol has been banned. What still are the sources of the lead poisoning? तो क्या क्या सोर्स है लीड पॉइजनिंग के? स्मेल्टिंग यूनिट्स, हाँ हो सकता है। पेन एंड पेंसिल्स, पेन एंड पेंसिल में तो ग्रेफाइट होता है ना, आगे पेन की जो निप होती है पेंसिल्स में जो होती है ग्रे कलर की, वो तो ग्रेफाइट होती है, उसमें लेड क्यों होगा? और अगर लेड होता तो फिर बच्चों को थोड़ी ना दी जाती कि बच्चों के हाथ में आप स्कूल में आप पेंसिल से लिख रहे हो, लेड तो नहीं होना चाहिए। पेंट, हाँ पेंट में होता है। फिर हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स, तो इसमें तो देखो 2 तो अपने कंफर्म हो गए हैं कि 2 में तो है, 2 में तो आपके हो जाएंगे। अब बाकी क्या रह गया? ये दोनों हो गए। एक आपको पता है कि एक आपको गलत पता लग गया है, यहाँ पे एक है ये इन 2 में है और एक में आपको डाउट है अभी चौथे वाले में। हेयर ऑयल्स, तो हेयर ऑयल में क्यों होगा लेड, ये बताओ? कॉस्मेटिक्स में हो सकता है, लेकिन हेयर ऑयल्स में यार ऑयल में लेड डाल के क्यों ही डालेंगे हेयर ऑयल में लेड, राइट? कॉस्मेटिक में क्या पता, नेल पेंट आती है, नेल पेंट्स में लेड हो सकता है, बट द थिंग हेयर ऑयल यहाँ पे, तो हेयर ऑयल में आई डोंट थिंक कि कॉस्मेटिक ये होना चाहिए, तो इसमें हेयर ऑयल में आई थिंक नहीं होता है। तो फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1 ये 2, तो ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे इसमें आपके, तो ओनली 2 पेयर यहाँ पे। बाकी ऐसे आप देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 and 3 यहाँ से ऐसा आ जाएगा आपका, क्योंकि हेयर ऑयल यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे कॉस्मेटिक्स सिर्फ लिखा होता तो एक बार को कि मान लेते कि हाँ कॉस्मेटिक्स में होता है, बट द थिंग हेयर ऑयल लिखा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द स्टेम सेल्स frequently in the news which of the following statement are correct? Stem cells can be derived from mammals only। अब mammals only यार ये तो एक्सट्रीम हो गई ना, क्या पता कि बर्ड से भी ले सकते हैं, एम्फीबियन से, तो मैमल से सिर्फ लेना तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, हाँ हो सकता है, जेनरिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिसिनल थेरेपीज, तो ये भी हो सकता है, हाँ ओके है। तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, तो हाँ हो सकता है बिल्कुल। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, टायर तो वैसे मोस्टली रबड़ के बनते हैं ना, राइट? तो मोस्टली ट्यूबलेस टायर्स में वैसे ये होता है कि कहीं कहीं भी अगर यूज़ हो जाए तो चांसेस तो हैं ट्यूबलेस टायर्स में यूज़ होने के, बट द थिंग ये मोस्टली रबड़ में यूज़ होता है। क्लीनिंग ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो हाँ क्लीनिंग के लिए हो सकता है। क्लोरोफ्लोरो की गैस होती है उसको उसके ऊपर स्प्रे करके हो सकता है कि कर दें। प्रेशराइजिंग एजेंट एरोसल कैंस में, तो हाँ प्रेशर एजेंट के लिए गैस होती है CFC, उसमें डाल के प्रेशर बनाया जा सकता है मे बी। तो चौथी तो करेक्ट हो जाएगी। प्लास्टिक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है, तो 1 और ये 2 तो अपने को पता लग गए। और तीसरा भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा है, लेकिन इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, टायर तो मोस्टली वैसे रबड़ से बनती है, राइट? तो इसमें ही चांसेस। बाकी अगर ये चीज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपने को पता है कि अगर यहाँ पे कोई और मान लो अगर ऐसा मेटल कोई किसी और सब्सटेंस का नाम दिया होता यहाँ पे, फिर पूछता कि यहाँ पे और लिखा होता कि ऐसे, तो फिर तो आप सीधे D लगा के आते कि चारों में क्या पता चांसेस है कि 0.1% भी अगर किसी में यूज़ हो गया तो हो सकता है। बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन PYQ रहा है, राइट? अपने को पता है थोड़ा सा कि इस चीज़ को पढ़ने के, तो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर यहाँ पे आप इसको B वाला जो ऑप्शन वो एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे, बाकी के 3 उस पर आप सही कर सकते हो, तो राइट? तो यहाँ पे आपका 1, 3, 4 हो जाएगा मोस्टली, राइट? 3 पेयर या आप बोल दो। बाकी देखो ये PYQ भी है। अब देखो ये 2012 के पेपर में आया हुआ है और यही सेम क्वेश्चन है ऐसे अपने 2023 में आया हुआ है कि उस वहाँ पे बस ये लिखा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ आ गया है, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पूछा हुआ है, राइट? तो ये PYQ करने का फ़ायदा होता है, कैसे टॉपिक्स यहाँ से आपके निकल आएंगे। फिर एक साइंटिस्ट थे ब्रोकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के, इंक्लूड द इंडिया हैव द हैवीएस्ट एंटी मैटर बनाया इन द एंटीहीलियम। इम्प्लीकेशन क्या है, क्रिएशन ऑफ एंटी मैटर, ठीक है? इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्शन ऑयल ईजियर एंड चेपियर, तो एंटी मैटर की वजह से यार मिनरल प्रोस्पेक्टिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन कैसे ईजियर और चीपियर हो जाएगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंटी मैटर है वो तो। इट विल हेल्प टू प्रोब द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी मेड ऑफ एंटी मैटर। ये देखो एंटी मैटर यहाँ वर्ड आ गया, स्टार आ गया, कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड है तो एंटी मैटर, तो
मे बी ये भी हो सकता है, ये तो करेक्ट लग रहा है। इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, तो एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स हो सकता है एंटी मैटर है, तो मैटर एंटी मैटर या दोनों अपोजिट है, तो उसी से मिल कर के दुनिया बनी है मैटर से, तो मे बी कुछ एप्लीकेशन होगी, नाम से ही लग रहा है एंटी मैटर, कुछ ऐसा साइंस का, एस्ट्रोनॉमी का। तो तीसरा भी लग रहा है सही हो सकता है। बट द थिंग, पहली स्टेटमेंट कि ऑयल प्रोस्पेक्शन और ये एक्सप्लोरेशन को ईजियर और चीपर बना देगा, तो ज़रूरी तो ना कि उसको और चीपर बना दे, ऐसा तो आप कह नहीं सकते हो कि ऑयल प्रोस्पेक्टिंग चीपर हो जाएगी उससे। तो आई डोंट थिंक पहला होगा। बट द थिंग इज दूसरा और तीसरा तो कन्फर्म लग रहा है कि शाम पढ़ के कि एंटी मैटर नाम में ही है, एंटी हीलियम न्यूक्लियस, तो ये लग रहा है कि यूनिवर्स से कुछ रिलेटेड कर है। ओके, तो इस वजह से 2 और 3 आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट, 2 पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज अ एविडेंस फॉर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो अब देखो, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन द स्पेस, तो हाँ हो सकता है माइक्रोवेव्स मिली हैं या ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, इनकी वजह से आपको थोड़ा सा जो वेव्स हैं तो वो वेव्स जाके टकरा करके वापस आ रही होंगी, तो उससे आपको एक डिस्टेंस का पता लग जाता होगा कि पहले कितने पे आ रही थी, अब कितने पे आ रही हैं। तो मे बी वेव्स की वजह से आपको ये पता लग जाएगी कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है कि पहले इतनी दूर तक ही वेव्स जा रही थी, अब और दूर तक जा रही है, मतलब एक्सपेंशन हुआ है। तो इस तरीके से हो सकता है मे बी। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना इन द स्पेस, रेड शिफ्ट फिनोमेना नाम से ही लग रहा है रेड शिफ्ट फिनोमेना, तो क्या पता पहले कोई रेड पॉइंट होगा जो यहाँ पे होगा, बट ड्यू टू द एक्सपेंशन वो यहाँ पे आ गया वो पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस हो इसी को बोल रहे हैं रेड शिफ्ट फिनोमेना, यहाँ से यहाँ तक का। तो मे बी एक्सपेंशन की वजह से रेड शिफ्ट फिनोमेना हो, ऐसा कुछ। दूसरा भी हो सकता है मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड इन द स्पेस, तो एस्ट्रॉइड जो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक्सपेंशन से क्या रोल है? एक्सपेंशन से तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट जो इनकी हो रही है वो तो इनके पास वाली ग्रेविटी से हो रही है ना, पास वाले प्लैनेट की या फिर सोलर सिस्टम की ग्रेविटी से हो रही है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं, वो उनको नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। जैसे लास्ट 2011 में भी एक क्वेश्चन आया था, जो कल के पेपर में हमने देखा था कि अर्थ जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, वो गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि उनको अर्थ जो है नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। तो मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड जो स्पेस में है वो तो एक्सपेंशन से कोई रिलेशन नहीं है उनका, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा आपका। फिर ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा से तो ये हुआ था कि बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स बना था, लेकिन उसकी एक्सपेंशन के तो कोई प्रूफ नहीं देता ना सुपरनोवा, राइट। तो मोस्टली देखोगे तो फिर ऑकरेंस, उसकी ऑकरेंस होना सुपरनोवा से, इसकी वजह से वो एक्सपेंशन हो रहा है कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे लिखा है ना कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो सुपरनोवा तो एक बार हुआ था ना बस, और उसकी वजह से कंटिन्यूड एक्सपेंशन तो आप नहीं बोल सकते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा 2 पेयर, ओनली 2 पेयर। तो फिर यहाँ पे तीसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा ऐसे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं 20 इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ several hundred किलोमीटर कैन severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevent them from reaching the surface of the earth? Earth magnetic field, ozone layer, moisture in the upper layer, atmosphere, none of the above. अब देखो मॉइस्चर का लेना देना तो आई थिंक नहीं है कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से कि वो उसको मॉइस्चर जो है वो प्रिवेंट करता है। मॉइस्चर क्यों प्रिवेंट करेगा भाई? और ओजोन का काम ये सब तो नहीं है। बाकी इसमें थोड़ा कनेक्शन हो सकता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या पता मैग्नेट की वजह से जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिकली चार्ज लिखा है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक लिखा होता सर्टेन पार्टिकल से लिखा होता तो मे भी थोड़ा होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो मे भी उनमें करंट होगा, तो इसकी वजह से वो नॉर्थ पोल और प्लस और माइनस की साइड वो डाइवर्ट हो जाते होंगे, राइट। इस वजह से अर्थ की सरफेस में नहीं आ पाते होंगे, तो मे बी। तो इसमें क्या है कि आंसर आपका सीधा 1 हो सकता है, तो 1 होगा इसका आंसर। फिर विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स वर कॉमन यूज बाय द 1st century AD। फिर ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन AD बाय द बिगिनिंग ऑफ द 3rd AD। Concept of sine of an angle when known in the 5th AD. Concept of equilateral were known in the 7th AD. अब देखो सब में AD सब में टाइम दिया हुआ है, तो मतलब कि चारों तो गलत हो सकते हैं, राइट। तो मतलब कुछ में तो टाइम सही है। अब देखते हैं कि स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो
सर्जरी के बारे में यार हमें इतना पता है कि जो शुश्रूष थे, राइट, मार्सी शुश्रूष जो थे, राइट, वो तो अराउंड 1 BC और 1 AD के बीच में ही थे। उन्होंने बुक लिखी है शुश्रूष संहिता, राइट, वो सर्जरी के बारे में ही बुक है, राइट। ये तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं NCERT में। अब ये पता है कि ये उन्होंने बुक लिखी हुई इस चीज़ों के बारे में, तो मे भी इंस्ट्रूमेंट्स तो होंगे उनके पास, राइट। और यहाँ पे लिखा है दूसरी स्टेटमेंट कहते हो, पहली स्टेटमेंट हम ये सही मान लेते हैं कि हो सकती है। दूसरी, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगनिंग ऑफ द 3rd century AD। अब ये बताओ, अगर आपने पहली स्टेटमेंट को सही माना है, राइट, कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं डिफरेंट वो 1st century AD से अवेलेबल है। जब सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स 1st century से इतने ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं, मतलब सर्जरी हो रही है उस टाइम पे 1st century AD में, तो इंटरनल ऑर्गन्स का क्या नाम है ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो सकता, राइट। जब सर्जरी हो रही है उस टाइम पे उन चीज़ों को लेकर के अंदर क्या नाम है ह्यूमन ऑर्गन्स की, तो क्या पता ट्रांसप्लांट भी होता हो, राइट। तो 3rd AD में भी यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग डाला हो, मे बी ये 1st AD ही हो, या राइट, या फिर 3rd BC हो सकता है कि पहले से ही हो रही हो, क्योंकि चरक संहिता है या शुश्रूष संहिता ये सारी 1 BC के टाइम की है, 1 BC और 1 AD के बीच की। तो इन चीज़ों के लिए मे भी हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसी गलत हो सकती है थोड़ी। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल इज़ वेल नोन इन द 5th century AD। तो हाँ, अब साइन की बात आ गई। साइन के रील से कौन है, जैसे आर्यभट्ट है, ठीक है। तो आर्यभट्ट कब था, 4th to 5th century AD के टाइम था, आई थिंक, हाँ, गुप्ता पीरियड के लास्ट एंड में, राइट। तो ये था, तो उस टाइम पे हमारी साइंस एस्ट्रोनॉमी भी काफ़ी ऊपर जा रही, तो मे भी हो सकता है 5th century AD में। तो 5th century AD मतलब 401 से लेके 499 तक ये आपका हो जाएगा, राइट। तो ये 5th century AD में मे भी हो सकता है ये हो, और इज वॉज नोन, तो हाँ आर्यभट्ट के टाइम पे हो सकता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वॉज नोन इन द 7th century AD। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अब इसमें जैसे कौन आ गया, हमारे जो मैथमेटिशियंस है सारे, राइट, वो भी आप देखोगे, क्योंकि हमारा जो पीक था वो 6th-7th century तक ही था एस्ट्रोनॉमी, साइंस एंड टेक, मैथमेटिक्स के फील्ड में। उसके बाद से वो डिक्रीज होता गया है। तो ये चीज़ क्या है, तो 7th century AD तक लिखा है वॉज नोन इन 7th century। तो 5th century में जब ये हो रहे हैं, 0 भी आ गया था, तो मे बी, और साइन थीटा जब पता लग जा रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो मे भी पता हो गई, राइट। तो यहाँ पे तो मतलब ये 3 चीज़ें आप सही ले सकते हो। बाकी इन दोनों में थोड़ा डाउट था, वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों तो फिर एक साथ के ही हैं। वॉज नोन इन द 7th century AD, तो हाँ नोन हो सकता है बिल्कुल। और यहाँ पे ये वाला वर्ड क्यों काटा है, ये वाले में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बिगन, यहाँ पे कह रहे हैं 3rd century AD में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे लिखा है साइन 5th century AD में लोगों को नोन था, और 7th century AD में क्वाड्रिलेटरल नोन थे। तो नोन हो सकता है, क्या पता वो 5th century से ही नोन हो, 5 में भी नोन हो, 6 में भी नोन हो, 7 में भी नोन हो, राइट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि है बिगन। अगर ये लिखा होता है यहाँ पे कि ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स वर इन कॉमन यूज बाई क्या नाम है 3rd century AD, तो हो सकता था कि हाँ 3rd century AD में हो सकता था कि हाँ होते हो। लेकिन बट द थिंग ये लिखा है कि हैड बिगन, तो स्टार्ट ही उस टाइम पे ये बता रहे हैं कि स्टार्ट हुई थी। तो जब इंस्ट्रूमेंट्स 1 century AD मतलब 200 साल पहले से थे, तो फिर सर्जरी बाद में, मतलब इंटरनल ऑर्गन बाद में होगी, तो इस वजह से ये बिगन वाले ऑप्शन से ये कटा है, राइट। तो दूसरा इसमें कट जाएगा, तो बाकी 3 पेयर इसमें सही हो जाएंगे आपके। फिर विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया विच आर द कॉमन टू द बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ एंड पेरेंस एंड एन्जॉयमेंट, तो ये तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बुद्धिज़्म में क्या बोलते हैं, बुद्धिज़्म बोलते हैं आप मिडिल पाथ अप्लाई करो, राइट, या आप मिडिल पाथ पे रहो। आप ना एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाओ कि आप सब कुछ छोड़ दो, और ना ही आप क्या नाम है बहुत ज़्यादा उसमें चले जाओ, राइट, कि मौज मस्ती में सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप एकदम मिडिल पाथ में रहो। और जैनिज्म क्या बोलता है, जैनिज्म कहता है कि आप एक्सट्रीम में जाओ, एक्सट्रीम में जाओ, पेनेंस करो, इन्जॉय, मतलब एक्सट्रीम ऑफ पेनेंस करो आप, राइट। तो इसमें होता है कि एक्सट्रीम ऑफ पेनेंस क्यों होता है ना, कि कपड़े भी वो छोड़ देते हैं पहनना, कि वो नग्न घूमते हैं, राइट, और उनके कुछ खाते नहीं हैं, कुछ लेते नहीं हैं, दान भिक्षु का जीवन, तो वो सारी चीज़ें उनकी होती है। तो वो क्या है, तो ये जैनिज्म का ही पार्ट है। तो जैनिज्म में एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पेनेंस होती है, बुद्धिज़्म में मिडिल पाथ होता है। तो पहला स्टेटमेंट दोनों में नहीं होगा। फिर इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो हाँ वेदास को लेकर दोनों की इनडिफरेंट थे, अथॉरिटीज़ सेम थी, राइट। डिनाइल ऑफ हिस्ट्री, हाँ रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे वो दोनों, राइट। तो क्या आ गया आपका, ओनली 2 पेयर, और 2 and 3 भी आ गया आपका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेड टू बी द पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस,
पहला है परमिटिंग द एनबीएफसी टू डू बैंकिंग। एनबीएफसी को बैंकिंग के लिए परमिशन देना, ये इंक्लूसिव गवर्नेंस में कैसे आ जाएगा? बैंकिंग की हैबिट तो फिर कमर्शियल बैंक भी कर सकती है, रीजनल रूरल बैंक भी कर सकती है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव के लिए आपको क्या नाम है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को क्यों परमिट करना है? ये तो बहुत डाउटफुल स्टेटमेंट्स है, उसको भी डाउट में रखते हैं। इस्टेब्लिश इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तो हाँ, हो सकता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मैनेज करेगी, वहाँ काम करेगी, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ होगी, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी, सही हो सकता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ को अगर इंक्रीज़ किया जाए तो हो सकता है कि गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ पे अगर इंक्रीज़ करती है तो जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसे भी क्या नाम है, फ्री हेल्थ केयर मिलेगा, उसे भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी अवेलेबल, तो इंक्लूसिव होगी सोसाइटी थोड़ी। और जो गवर्नेंस है वो भी इंक्लूसिव होगा कि सबको, गवर्नमेंट ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बल्कि पूरी जो होल पॉपुलेशन है उनके लिए सोच रही है, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा। स्ट्रेंथनिंग मिड डे मील, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि बच्चों को फूड भी मिलेगा और साथ में पढ़ाई भी होगी, एजुकेशन भी उनकी मिलेगी, तो मिड डे मील से उनकी दोनों चीज़ें होगी। तो जो पुअर बैकग्राउंड के उनको भी गवर्न किया जा रहा है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका थ्री पेयर जो है वो आपके पॉजिटिव सेंस में है, रिजेक्ट नहीं है, थोड़े रिलेटेड है, उनसे लग रहा है कि इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा। तो हाँ, 2, 3, 4 आंसर होगा इसमें, राइट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नगरा, द्रविड़ और वीरसरा ये क्या हैं? रेशियल ग्रुप्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, लिंग्विस्टिक डिवीज़न है, मेन टाइप ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, म्यूजिकल घरानाज। तो ये देखो, इसमें तो यार सीधे सीधे ये एनसीईआरटी का है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती थोड़ा बेसिक से तो वहाँ से भी आपका हो जाता है ये इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। बाकी देखो इसमें ये घरानाज के बारे में दिया हुआ है, तो घरानाज अगर अभी आपने नहीं पढ़े हैं तो इंडिया के जो मेजर घरानाज हैं ग्वालियर वगैरह, उनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था मिनिस्ट्रीज में 7 प्रोविंस में 1939 में, बिकॉज कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री इन अदर 4 प्रोविंसेस। ये तो बहुत वैसा क्वेश्चन हो गया ना कि मतलब गंदा रीज़न हो गया कि आपने 11 प्रोविंस में इलेक्शन लड़ा, आपके 7 में आप जीत गए और 4 में आप हार गए, ठीक है। तो आपने ये 7 में जीते थे, इसमें भी रिज़ाइन कर दिया, तो भाई ये कौन सी बात है? ये तो कोई लॉजिक का सेंस ही नहीं है कि जिसमें जीते हो आप उसमें भी रिज़ाइन कर रहे हो, बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है। इमरजेंस ऑफ लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज इम्पॉसिबल। तो लेफ्ट विंग तो यार हमेशा से रहा था ना, लेफ्ट विंग तो कांग्रेस में हमेशा से, मोतीलाल नेहरू लेफ्ट विंग के थे, जवाहरलाल नेहरू लेफ्ट विंग के थे, राइट। तो सारे मोस्टली जो थे मॉडरेट जो थे वो लेफ्ट विंग के ही थे, लिबरल थे। तो ये तो हमेशा ही से, तो वर्किंग इम्पॉसिबल तो ये भी नहीं होगा। फिर देयर वर अ वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस इन देयर प्रोविंस। तो अगर कम्युनल डिस्टर्बेंस होगी तो उनके पास पुलिस होती है, राइट। अगर पुलिस है तो उस चीज़ को लेकर के वो रोकेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करने की उनके पास पावर होती है, गवर्नमेंट है वो, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर के नहीं होगी। बाकी 1939 में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने मोस्टली बिना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी बिना राय जाने इंडिया का सपोर्ट दे दिया था यूके को, राइट। तो फिर उस चीज़ को लेकर के मोस्टली इन्होंने रिज़ाइन किया था। तो ये तो वैसे हो गई फैक्चुअल। तो भाई ये कि अगर आपको एक सही पता लगाना है, अब देखो इसमें नन ऑफ द अबव है, तो नन ऑफ द अबव लगाना ऐसे क्वेश्चन में बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो। और लॉजिकली लगाना तो फिर तो थोड़ा और मुश्किल होगा, राइट, कि अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज नहीं है तो बेसिक नॉलेज के लिए जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें भी तो आप थोड़ा साथ ही साथ कवर करते रहना, ओके। फिर 26 पे आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ आशा, अ ट्रेन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ठीक है। एक्म्पनाइंग वुमेन टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप, हाँ हो सकता है, सिंपल सा काम है, एक आशा वर्कर कर सकती है। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ हो सकता है, घर में ही हो सकता है प्रेगनेंसी चेक, तो फिर वो ले जा सकती है करके। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन, तो हाँ हो सकता है इन्फॉर्मेशन दे कि ये चीज़ें हैं यहाँ मिल जाएंगी, ये खाया करो, सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और देखा यहाँ लिखा है ना ट्रेन कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर, तो हाँ हो सकता है। कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, तो बेबी की डिलीवरी क्यों करेगी आशा वर्कर, जब उसके लिए गवर्नमेंट खुद फोकस कर रही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, राइट। और साथ में क्या बोल रही है कि आपको क्या नाम है, मोस्टली यहाँ पे लिखा है कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो अगर आशा वर्कर कंडक्ट करेगी तो फिर ऐसे तो जो मैटरनल डेथ है वो बढ़ जाएगी, न्यू नटाल डेथ है वो बढ़ जाएगी, राइट।
तो चौथी वाली जो स्टेटमेंट गलत होगी, तो सीधे इसमें आपका 3 पेयर आ जाएगा, और ऐसे आप देखोगे तो 4 आप काट दो, 1 2 3 1 3, तो 1 2 3 आ गया आपका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, राइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी, हाँ डायरकी आई थी, इंट्रोडक्शन सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स नहीं, ये 1909 में आए थे, बेसिक चीज़ें हैं, राइट। फिर डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी तो आई थिंक नहीं दी थी, ये 1935 में आई थी, राइट। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ए ओनली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नहीं, आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है डेवोल्यूशन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू द सेंटर प्रोविंसेस, ये आई थिंक ठीक है, ये आई थिंक 1919 में हुआ था। तो ये देखो यार थोड़ा फैक्चुअल है, ठीक है, तो इसको आप एक बार स्पेक्ट्रम से चेक कर लेना, जो एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। 1919, 1909, 1935, ठीक है, 1833, 1813, ठीक है, 1784, 1973, 1793, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको पे एक बार नज़र डाल के इन सबको पूरा पढ़ के जाना, ओके। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विथ रेफरेंस, इसमें आई थिंक 1 और 3 हो गए, ऊपर वाले में 2 पेयर इसमें सही होंगे, क्योंकि ये वाला मुझे लग रहा है कि हाँ ये सही है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, क्योंकि ये 1919 में किया था अप्रॉक्सीमेटली। फिर ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड हुई थी, किस रीज़न की वजह से। डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल फॉर्म के सिंगल बॉडी डिस्कस द इश्यूज ऑफ लार्ज इंटरेस्ट टू प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट पिटीशन सेनेट टू द गवर्नमेंट। तो ये काम तो ऑलरेडी यार वो कर ही रही थी आईएनसी, राइट, तो पिटीशन डालने वाली वो चीज़ें करने के लिए। और डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स ऑफ बंगाल एक स्पेसिफिक जगह की बता रहे हैं, यहाँ करें इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म द डेलिब्रेशन सेपरेट पॉलिसी बॉडी फॉर, ये तो सीधे सीधे लग रहा है कि निगेटिव सेंस में है, थोड़ी रिजिड स्टेटमेंट है। बैराम जी एम मलाबार टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स खट्टी, अभी करें बैराम जी मलाबारी और एम जी रनाडे ने ऑल द सोशल रिफॉर्म्स, तो ऑल द सोशल रिफॉर्म्स तो यार थोड़ी सी ये भी मुझे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लग रही, तो तीनों ही लग रही, तो इसमें मोस्टली चांस जैसे कि नन ऑफ द अबव हो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो कि लगे कि चारों स्टेटमेंट, तो वहाँ पे अगर नन ऑफ द अबव है तो यूपीएससी नन ऑफ द अबव भी दे सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो उसको ध्यान रख के चलना। फिर आते हैं नेक्स्ट में, विच आर द पार्टीज आर लेट एस्टेब्लिश्ड बाय द BR अम्बेडकर। अब ऐसे नाम से दिया हुआ BR अम्बेडकर, तो अब इसमें देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट हो सकता है, आई थिंक शेड्यूल कास्ट है तो अम्बेडकर जी ने बनाया हो, ऐसे कुछ रिलेटेड इससे। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, हाँ लेबर के लिए भी हो सकता है, लेकिन पीजेंट और वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये तो थोड़ा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि इनका जो मोस्टली काम रहा है BR अम्बेडकर का, वो क्या है, कास्ट सिस्टम को लेकर के रहा है कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ में ही खड़े रहे, कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के रहा है, राइट, और जो पुअर और जो वर्कर हैं उनके लिए लेकर के रहा है। यहाँ पे पीजेंट्स की बात जो की जा रही है, पीजेंट एंड वर्कर, ये आई थिंक कोई कम्युनिस्ट था, उन्होंने बनाई थी मोस्टली, ऐसा लग रहा है मुझे, राइट। तो पहला ऑप्शन तो आई थिंक नहीं होगा, और 3 में से तीनों सही देंगे, नहीं तो ये काट दो आप। 3 में से मोस्टली चांसेस है कि 2 सही हों, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट, तो आई थिंक इसमें 2 पेयर ही होगा, ये 1 और 2 ओनली इसमें। अब देखो ये इतने फैक्चुअल है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत जो लॉजिक लगा सकते हो वो कर सकते हो, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली लॉजिक लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कि जब तक आपको उस पर्सनैलिटी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता हो, राइट, कि वो क्या करता था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स विच ऑफ द कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, तो टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू चूज द नेम ऑफ द स्टेट, तो ये भी नहीं है, ये तो लोकसभा की है। पास द रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट क्रिएट वन मोर, ये सही है आपका। अमेंड द इलेक्शन प्रेसिडेंट नॉमिनेट प्रेसिडेंट आफ्टर, देखो ये सारे तो रश्मिकांत के पॉलिटी के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो आपने अगर 1-2 बार भी रीडिंग ली है तो भी आप ये कर लोगे पार्लियामेंट चैप्टर से। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं ये कहूँगा कि बेसिक से इसके लिए पढ़ लेना। हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव लाइवलीहुड मिशन टू द रूरल पीपल by setting up large number of new manufacturing industries and agriculture in rural areas,
तो रूरल एरिया में लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्यों करेगी? क्योंकि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट तो मोस्टली गवर्नमेंट कैसे करती है, कैनाल वगैरह क्रिएट कराती है, मनरेगा के अंदर काम करवाती है, राइट, ये सारी चीज़ें कराती है। और यहाँ पे करेगी एग्रो बिजनेस इन द रूरल एरिया में कर देंगे, तो वहाँ पे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पूरी डेवलप करने की, पावर कंजम्पशन वहाँ पे इतना होगा तो उसके लिए आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट। तो रूरल एरिया में भी नहीं। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो मोस्टली उसके लिए अलग से जोन्स बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो वहाँ पे स्टैब्लिश करवाती है गवर्नमेंट, ऐसे ही नहीं कराती है। तो आई थिंक पहली तो गलत लग रही है। स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट, तो हाँ ये हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में स्टेटमेंट है, लोगों के लिए, राइट, वेलफेयर के लिए, और ऐसा कुछ है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसे ताम झाम के लिए बता रही। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है, स्किल डेवलपमेंट तो हो सकता है। बाई सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, डीजल पंप सेट, माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स। देखो फिर से वही लाइन आ गई, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जहाँ पे भी ऐसी चीज़ आ गई कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है गवर्नमेंट या फिर कुछ ऐसा कुछ कर रही है, तो समझ लीजिए मोस्टली गलत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा नहीं देती। और यहाँ पे कह रहे हैं पंपिंग सेट तो वैसे ही गवर्नमेंट खिलाफ है कि पंपिंग सेट ना लगाया जाए, राइट। तो इसमें क्या होगा, ओनली वन, तो ये ओनली टू आ जाएगा इसमें, आपका एक ही आंसर सही है, या फिर ओनली वन पेयर हो जाता वैसे, ठीक है। क्योंकि दो स्टेटमेंट्स को यहाँ मुझे एक सॉलिड रीज़न मिला है कि इन दोनों को मैं यहाँ पे निगलेक्ट कर सकूँ, ओके, इसलिए काटी गई है। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ऑक्सफोर्ड की, कवर करती है क्या, डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, हाँ ठीक है, पॉवर्टी की बात कर रही है, एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स, सर्विसेज, तो हाँ हो सकता है। परचेजिंग पावर पैरिटी का यार नेशनल लेवल की उसको लेकर के, तो ये तो थोड़ा डाउट में लग रहा है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी अगर जीडीपीआई पर कैपिटा इनकम होता तो यहाँ पे मैं वो सोचता, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी को लेकर के तो आई थिंक थोड़ा डाउट है। फिर एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, तो ये भी इसमें भी डाउट है, क्योंकि बजट डेफिसिट और जीडीपी ग्रोथ रेट, तो ये तो थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट और बजट डेफिसिट क्या है, इससे जरूरी तो ना कि बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी सारी, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गए सारे, तो जितनी हैं उनका मतलब मोस्टली का जो बजट होता है वो डेफिसिट में ही रहता है ना, उनके ऊपर डेब्ट भी इतने सारे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये भी काउंट में लिया जाता है। तो मोस्टली एक ही चीज़ है जो पॉवर्टी से सबसे ज़्यादा रिलेट कर रही है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल नेचर में, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, सर्विसेज, तो ओनली वन पेयर, वन ओनली। तो यहाँ पे थोड़ा भी डाउट हो, जहाँ पे ये लगे कि ये नहीं हो सकता, तो उसको तुरंत काट देकर, अगर उसके बारे में और सोचोगे ये वो, तो थोड़ा रिलेशन बना लेता हूँ कि निकल जाए, तो फिर रिलेशन बनाना चाहोगे तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन बन ही जाएगा कि इम्पैक्ट करता है। बट इन द सेंस पहली बार पढ़ने में अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं है, सेंस नहीं आ रहा है इसको बात का, तो दैट द थिंग, नहीं आ रहा है, काट दो। What are the features of the noticeable among the Finance Commission, 13th Finance Commission? A design for the good and tax and a compensation package linked to the rest of proposed design, तो हो सकता है टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, कंपनसेशन पैकेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ डिज़ाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ लैक ऑफ जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो काट दो। जॉब, फाइनेंस कमीशन का काम जॉब को लेकर के थोड़ी ना है। इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन कंसर्नेंस विद द इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो जॉब की तो बात कर रहे हैं, तो जॉब तो का काम थोड़ी ना है फाइनेंस कमीशन क्या करती है, ग्रांट वगैरह देखती है, डेवल्यूशन कितना हुआ टैक्सेस का वो देखती है, कितने टैक्स असाइन करने स्टेट को, वो सारी चीज़ें देखती है, राइट। तो ये सही चीज़ें तो नहीं है। फिर डेवल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू लोकल बॉडीज एज अ ग्रांट, तो हाँ हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या नाम है, स्टेट जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल को बोले कि आप भाई इतने लोकल बॉडीज़ को इतना फंड आप प्रोवाइड कराइए उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो हाँ फाइनेंस कमीशन का काम ही यही है, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। तो इसमें थर्ड हो सकता है, तो शॉर्ट 1 3 और ओनली 2 पेयर हो सकता है, राइट। फिर विच ऑफ द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कैसे होगी, सेटिंग ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, तो देखो यहाँ जोन्स की बात की जा रही है, तो हाँ ये हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। प्रोवाइडिंग द बेनिफिट सिंगल विंडो क्लियरेंस, हाँ तो ये भी हो सकता है। इस्टेब्लिशिंग टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, तो हाँ ये भी हो सकता है कि एक फंड आप लगा दो, इसमें लोग पैसे डालेंगे, फिर उससे मिलकर एक टेक्नोलॉजी वगैरह आप खरीद के फिर उसको सब लोग यूज़ कर लें, तो हो सकता है। हाँ तीसरी भी हो सकती है, पहला भी और दूसरा तो है ही लगभग, तो 1 2 3 तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, हाँ ठीक है सही स्टेटमेंट है। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द ओनली आफ्टर पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल, हाँ ये भी ठीक है। फिर वोट ऑन द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट एन अकाउंट, हाँ ठीक है ये भी।
वोट ऑन अकाउंट नहीं होगा सप्लीमेंट्री ग्रांट पे, जब तक वोट नहीं होगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे उन्हें। फिर एक पीरियोडिक रिव्यू एटलीस्ट मीडिया रिव्यू प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट्री बजट ऑफ। ये तो गलत है, ऐसी चीज़ तो कहीं पढ़ाई नहीं गई है ना, ऐसी की चीज़ कहीं हमने सुनी है, राइट। तो ये चीज़ तो होती ही नहीं वैसे मोस्टली। इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, तो हाँ ये भी सही है कि फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, राइट। अगर वो वहाँ से बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, फाइनेंस बिल तो ज़रूरी है। तो क्या हो गया इसमें, फिर 1 2 3 4 पेयर इसमें आपके सही है, एक आपका बस गलत है इसमें अभी तक। तो 1 2 3 5 आ जाएगा ऐसे, बाकी वैसे ओनली 4 पेयर, राइट। फिर महात्मा गांधी ने 1932 में फास्ट लिया था, क्यों किया था 1932 में, तो 1930 में कम्युनल अकॉर्ड आया था, राइट। उसके बाद यरवदा जेल में पूना में उन्होंने फास्ट किया था, तो उस चीज़ को लेकर के तो रैप से मैकडोनल्ड अनाउंस है। तो ये हिस्ट्री के यार मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें थोड़ा लॉजिक कम बनता है क्योंकि हिस्ट्री है, अब एक चीज़ जो हुई है अब उसको आप ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। और कांग्रेस एंड मुस्लिम हैड डिफरेंसेस ओपिनियन, तो इसके लिए वो फास्ट क्यों करेंगे भाई, 2 लोग हैं अलग अलग, तो उनके लिए उनके बातें अलग अलग है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फील टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, अगर एस्पिरेशन नहीं सेटिस्फाई तो इसके लिए आप वहाँ बैठ के अनशन थोड़ी ना करोगे। कम्युनल अकॉर्ड हो सकते हैं, कम्युनल अकॉर्ड उन्होंने अनाउंस किए थे उसके बाद, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कम्युनल अकॉर्ड क्या था, राइट। कम्युनल अकॉर्ड पता होगा तो पूना पैक्ट आपको भी पता लग जाएगा, यरवदा जेल में हुआ था, राइट। किसी भी, तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है सारी चीज़ें, कुछ अगर थोड़ा सा पता है तो आप उसको थोड़ा हटा के ऑप्शंस को बाकी को उसमें से आप ला सकते हो। फिर विथ रेफरेंस टू द रैयतवारी सेटलमेंट द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाई पीजेंट टू द गवर्नमेंट, हाँ हो सकता है, गवर्नमेंट के पट्टास टू द रेट्स हो सकता है। द लैंड्स वाज सर्वेड एंड एसेट बिफोर बिंग टैक्सड, तो ये तो मुझे थोड़ा गलत लग रहा है कि लैंड का पहले सर्वे करते थे और ऐसे करते थे, ये तो काफ़ी सिंपल 2 चीज़ें ठीक लग रही है, ये पट्टा दे दिया और रैयत नाम में ही लिखा है रैयतवारी। रैयतवारी मतलब जो पीजेंट हैं उनसे डायरेक्ट लिया जाएगा, और सेटलमेंट तो रैयत को ही डायरेक्ट सेटल, पहले ज़मींदार के पास थी अब सीधे रैयत को दे दी गई, सीधे रैयत जो होंगे उनसे ही राइट जो होंगे उन्हीं से आपको पूरा वो ले लिया जाएगा, तो राइट से हो जाएगा फिर आपका मोस्टली। हाँ 1 2 मुझे इसमें लग रहा है बेसिकली कि करेक्ट होना चाहिए, राइट, क्योंकि तीसरी वाली तो थोड़ी वैसी लग रही है कि बिफोर बिन टैक्स सर्वे करते रहे, ऐसे सर्वे तो नहीं, झूठी ऐसे कितना भी टैक्स बोल देते थे, वो कितना दे देना होगा आपको। तो बाकी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बाकी इसको आप एक बार चेक कर लेना हिस्ट्री से, थोड़ा ये फैक्चुअल है तो मे बी हो भी सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा सर्वेट, क्योंकि बाकी की 2 स्टेटमेंट सही है। और लैंड वॉज सर्वेड एंड एक्सेस बिफोर बीइंग टैक्स्ड, तो रैयत को अगर पट्टा दिया है तो पट्टा देते टाइम तो यार सर्वे किया ही होगा मेरे हिसाब से। फिर तो ऐसा अगर उनको पट्टा अलॉट किया जा रहा है तो वो एक पट्टा जो अलॉट होगा तो एक सर्टेन साइज़ का होगा, और वो साइज़ होगी तो उसका फिर एक्सेशन और सर्वे तो हुआ होगा तभी तो उन्होंने अलॉट किया है। तो आई थिंक फिर इसमें 1 2 3 हो जाएगा आपका, राइट। हाँ, क्योंकि पट्टा अगर उन्हें अलॉट किया जा रहा है तो फिर वो तो एक सर्टेन साइज़ का होगा मेजरमेंट के हिसाब से, राइट। तो फिर वो तो उसके तो सर्वे और टैक्सेशन तभी तो होगा जब उसको अलॉट किया गया है, तो हो सकता है ये। फिर 38 द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शुड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई लो डेथ रेट। तो जब हमने हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिपेंडेंस के पहले हमारा क्या सीन था कि हमारी बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और हाई डेथ रेट भी ज़्यादा थी, राइट, दोनों चीज़ें ज़्यादा थी, इसीलिए पॉपुलेशन कम थी, क्योंकि जितने क्या नाम है बच्चे हो रहे हैं और उससे ज़्यादा मर भी रहे हैं, राइट, तो दोनों चीज़ें बराबर चल रही थी। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, वो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करती है कि पब्लिक हेल्थ पे, तो उससे क्या होगा, जो हाई डेथ रेट है ना, लोग मरना कम हो जाएंगे। लाइक पहले हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कितनी थी, 31 थी, 31 to 35 थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आज के टाइम पे 70 ईयर है, राइट। तो मतलब हमारी डेथ रेट कम हो गई है, तो मतलब बर्थ रेट हाई थी लेकिन डेथ रेट कम हो गई। अब फिर क्या, धीरे धीरे फिर क्या होगा, गवर्नमेंट डेथ रेट के साथ फिर बर्थ रेट भी कम करेगी, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, कॉन्ट्रासेप्शंस बढ़ेंगे, राइट, प्रिवेंटिव मेजर चढ़ेंगे, तो उसकी वजह से जो बर्थ रेट है फिर वो कम होगी, राइट। तो उसके बाद फिर ये फिर आ जाएगा लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, राइट, ये चीज़ हो जाएगी इस स्टेज में। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका 2 फिर 3 फिर 1 2 3 1। फिर अगले पे आ जाते हैं,
In India, the overall index of the industrial production, the indices, 8 core industries have 80%, which of the following are among the 8 core industries. 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, टेक्सटाइल, ये चारों चीज़ें देखो ये कितनी अलग है और टेक्सटाइल कितनी यहाँ पे एक अलग आ रही है, क्योंकि ये चारों चीज़ें देखो एनर्जी जनरेशन के लिए होती है। सीमेंट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र हाँ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेचुरल गैस हाँ प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी ज़रूरी है। रिफाइनरी से आपके पेट्रोलियम्स आएंगे, क्रूड ऑयल आएगा, राइट, उसके बाद सल्फ़र आएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें उससे आएंगी जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है। बट टेक्सटाइल अगर आपका कपड़ा नहीं है तो टेक्सटाइल कपड़े की नहीं है, राइट, तो टेक्सटाइल कोई कोर इंडस्ट्री थोड़ी ना ये टेक्सटाइल। तो आई थिंक 1 2 3 वर्ष में 4 पेयर्स होंगे, राइट, और ऑप्शन आपका आ जाएगा 1 2 3 4 ओनली, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ बेयरिंग ऑन द एजुकेशन। DPSP हो सकता है, रूरल अर्बन बॉडी हो सकता है, 5th शेड्यूल हो सकता है, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, सब में ही हो सकता है। 1 2 3 4 5 क्यों? अब देखो DPSP का पता होगा, रूरल अर्बन बॉडीज़ का पता होगा, 5th शेड्यूल में क्यों हो सकता है, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्यों हो सकता है। 7th शेड्यूल में इसलिए हो सकता है, क्या पता एजुकेशन को उन्होंने डिवाइड किया हो कि इस पर कौन रूल बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न होगा कि एजुकेशन किस मैटर में आएगा, तो 7th शेड्यूल हो गया। 6th शेड्यूल ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल होती है, ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल को पावर दी गई होगी, तो क्या पता एक पावर एक प्रोविज़न उनका एजुकेशन को भी लेकर के हो कि एजुकेशन के रिगार्डिंग कैसे रूल्स बनेंगे, क्या लॉज बनेंगे। तो पावर तो एजुकेशन, क्योंकि एक मेजर सब्जेक्ट है, पूरी एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल स्टेट लेवल पे, तो ऑटोनॉमस ट्राइबल पे भी पढ़ाना तो ज़रूरी है बच्चों को, राइट, एजुकेशन मेन है, तो उसके लिए ऑटोनॉमस ट्राइबल में उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्रोविज़न हो सकता है। 5th शेड्यूल, शेड्यूल्ड एरिया में भी कि एजुकेशन कैसे अलॉट की जाएगी, ट्राइबल्स की जो एजुकेशन होगी वो किस तरीके से होगी, राइट, उसके लिए भी एक प्रोविज़न तो होगा ही वहाँ पे उस चीज़ के अंदर रेगुलेट करने के लिए। तो हो सकता है कि बेयरिंग हो, तो ऐसा कुछ निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हैं, तो पाँचों में हो सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल्टीवेशन किया है सी बकथॉर्न का, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, तो हाँ हो सकता है। फिर इट हैज़ अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, तो रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल ये कह नहीं सकते रिच सोर्स है कि नहीं है। बाकी इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इट्स वेल अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड, तो हाँ ये है। इट्स टिम्बर इज़ द ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। बाकी इसमें देखो अगर ऐसे होता नॉर्मल लॉजिक से अगर आप करोगे इसमें, तो इसमें थोड़ा आपका डाउट हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड दिया हुआ है, राइट, दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, तो ये करेक्ट मानोगे। इट इज़ ए टिम्बर ऑफ अ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, तो टिम्बर है ग्रेट तो इसको भी आप कह सकते हो कि सही होगा, और पहली वाली तो सही है ही कि हेल्प कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में है, राइट। बट द थिंग कि यहाँ पे क्या है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे सी बकथॉर्न इस बार भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपके इस बार के अगले प्रीलिम्स में आ सकता है। सी बकथॉर्न कहाँ पे होता है, लद्दाख में होता है, लद्दाख हाई एल्टीट्यूड में है, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी आपकी सीधी सीधी सही हो जाएगी, राइट। बट द थिंग इज़ वो ये दोनों स्टेटमेंट जो रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल और टिम्बर ऑफ ग्रेट वैल्यू, क्योंकि उसके टिम्बर बहुत पतला सा होता है, मतलब किसी काम का होता नहीं है उतना, राइट, तो टिम्बर उसका कोई काम का, चौथी स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगी। और बायोडीजल वो खुद इतना छोटा सा होता है, तो बायोडीजल का उतना सोर्स नहीं होता, जिसमें आपके ऑप्शन तो 1 और 3 होंगे। बट द थिंग इसके लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए होगी। अगर आपकी थोड़ी बाकी सारे क्वेश्चन, देखो इतने सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हम बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे एज ए स्पेसिफिक चीज़ जहाँ पे पूछी जा रही, तो वहाँ पे थोड़ा ये वाला ऑप्शन आप नहीं पढ़ा है तो भी आप निकाल लोगे कि पॉजिटिव सेंस में है, राइट। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे होगा। फिर मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स के लिए बात किया जा रहा है कि कैश क्रॉप्स प्लस फूड क्रॉप्स। यहाँ पे 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड की बता रहे हैं, 2 ही क्रॉप प्लस क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप हो सेम फील्ड पे। रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे बात करें एनिमल रेयरिंग प्लस क्रॉप कल्टीवेशन, और यहाँ नन ऑफ द अबव। तो क्या हो सकता है, कैश क्रॉप प्लस फूड क्रॉप्स, या फिर कैश प्लस, या फिर 2 ही तरीके की सेम क्रॉप्स ही मान लो, 2 और मोर क्रॉप्स, राइट। और यहाँ पे एनिमल रेयरिंग और ये क्रॉप्स, और यहाँ पे बोला है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग है, तो मिक्स में आप क्या कर सकते हो, मिक्स्ड फार्मिंग। लोग सोचेंगे कैश क्रॉप बहुत, आप ज़्यादा इसको काट सकते हो कि कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स काट दो, कैश क्रॉप्स प्लस कैश क्रॉप्स, या फिर मतलब ये ऐसा 2 क्रॉप्स आप कर रहे हो कि 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, सेकेंड ऑप्शन में। तो उसमें भी फिर यही है कि
दो क्रॉपिंग है, और तीसरे में कह रहा है कि क्रॉप होगा और साथ में एनिमल रियरिंग भी कर सकते हो। तो आपको बी और सी में, इसमें आप 50-50 में आ जाओगे। 50-50 में आपको चूज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर इन्वायरमेंट के थोड़े बेसिक्स किए हुए हैं तो यहाँ पे आप सीधे कर दोगे कि आंसर सी होगा, कि मिक्स्ड फार्मिंग होती है, वो दोनों चीज़ें होती हैं उसमें, राइट। ये तो क्रॉप रोटेशन हो जाएगा कि दो से ज़्यादा सेम फील्ड में आप कर रहे हो तो क्रॉप रोटेशन हो जाएगा ये, ठीक। फिर अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकेटेड होता है सेम एल्टीट्यूड पे जो पास करता है नॉर्थन नज़दीक, 80% उसका फॉरेस्ट कवर में है। 12% फॉरेस्ट कवर जो है नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया में इन दिस साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन अरुणाचल, आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड। अब देखो राजस्थान है तो हिमाचल तो काफ़ी ऊपर पड़ जाता है, उसके सामने दो ही स्टेट पड़ेंगे, असम और अरुणाचल, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट। और कल 2011 वाले पेपर में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मेजर थीम्स पे अगर कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं थीम्स बेस्ड पे, अगर वो थीम ऑप्शंस पे है तो उस पर मार्क करके आना, राइट। जैसे यहाँ अरुणाचल है तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, एक थीम है यूपीएससी की, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं अरुणाचल से, हमेशा से आए हैं। तो अरुणाचल इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आपके लिए भी है, थीम बेस से वाइज है। तो अगर थीम में अरुणाचल प्रदेश आ रहे हैं तो आपको अरुणाचल आप करके आना और वहीं से आंसर होता है, इसका भी आंसर अरुणाचल ही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। काउ पी, ग्राउंड पी, पीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर। अब देखो ऐसे लॉजिकली अगर आप देखोगे तो यार देखो पी है, ये भी पी है, ग्राम में, तो तीनों को हाँ यूज्ड एज है, तो यूज्ड एज में यार तीनों कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा लॉजिक बेस्ड है कि इसमें तीनों हो जाएगा। बट द थिंग यहाँ पे तीनों है नहीं, यूपीएससी ने यहाँ पे माना है सिर्फ कि 1 और 2। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपके लॉजिक गलत भी हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर मैं लॉजिक लगाऊंगा ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं सामने 1, 2, 3 ही मार्क करके आऊँगा, यूज एज द पल्स फॉडर एंड ग्रीन मैन्योर। तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती ग्रीन मैन्योर के टाइप में। बट थिंग तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डाउटफुल में आएंगे, तो इसको आगे के लिए थोड़ा आप याद करके रख लो कि समझ लो कि काऊ पी और ग्राम पी है, पीजन पी नहीं यूपीएससी मानती, राइट। पीजन पी क्या एक पल्स है, हाँ ठीक है, ग्रीन मैन्योर में यूज़ हो सकता है, बट आई थिंक फॉडर के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे पूछा कि यूज एज अ पल्स फॉडर एंड ग्रीन में, तो तीनों का यूज़ होता है उसमें, राइट। तो इसलिए फिर कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। रोटेशन ऑफ द एयर प्रेशर, डेंसिटी, ओशन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट। ओशियन करंट के लिए यार रोटेशन ऑफ द अर्थ हाँ हो सकता है, कोरोलिस फोर्स होती है उससे ओशियन करंट पे, एयर प्रेशर विंड हो सकता है, डेंसिटी ऑफ वाटर हाँ हो सकता है। फिर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन से क्यों इम्पैक्ट होगा यार, रेवोल्यूशन तो पूरे सन की होती है ना, ये रेवोल्यूशन कर रही है, रोटेशन हो रही है तो कोरोलिस इफेक्ट हो रहा है, राइट, उससे इम्पैक्ट होते जा रहा है। तो बाकी चीज़ें रेवोल्यूशन से कोई इम्पैक्ट हो ना होगा, तो डेली पे होता है। तो अब इसमें आंसर आपका 1, 2, 3। फिर विथ रेफरेंस टू द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कंट्रीज का टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने, वैसे यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है गुजरात, क्या पता किसी और स्टेट में भी हो सकता है। और यहाँ लिखा है इन इंडिया द टोटल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन इन द इनलैंड वेटलैंड्स। तो कोस्टल वेटलैंड तो वैसे कम है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे ऑलरेडी इतनी कोस्टल ओशंस वगैरह है, तो छोटे छोटे ही हैं। तो मोस्टली इनलैंड हमारा एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है, राइट, इनलैंड एरिया आपका इतना ज़्यादा बड़ा है। थोड़ा गलत मैप बन जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैप से देख लेना, ठीक है। तो ये इनलैंड वाटर के लिए तो मतलब ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि कोस्टल पे तो कम ही होंगे, राइट, कोस्टल एरियाज़ पे तो कम है, बाकी मोस्टली इनलैंड पे तो आप देखोगे कितने सारे हैं, पूरे मतलब उस पे ही हैं, हर जगह ही कितने सारे 70-80 तो अपने उसी पे हो जाएंगे, यूपी में ही हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दूसरी इसमें गलत हो जाएगी। और पहली गुजरात में कह रहा है कि है, तो गुजरात में कच्छ वाला रीजन है तो वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो मोस्टली गुजरात वाला एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको इसमें, यहाँ पे आप 50-50 में आ जाओगे, राइट, कि आपको क्या होगा कि 1 ओनली कर सकते हैं, बोथ तो होगा नहीं, बोथ तो आप सीधे सीधे काट दो कि एक गलत है, 2 भी आपने काट दिया, 2 नहीं होगा, तब 1 ओनली या नीदर ओनली, नीदर 1 और 2। तो इन दोनों में आपको 50-50 में फिर वहाँ रिस्क लेना होगा कि आप गुजरात के साथ जाते हो कि नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ग्राउंडनट, सेसम, पेलमेट आर प्रिडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप्स। रेन फेड मिलेट है, हाँ ये होगी। ग्राउंडनट
ग्राउंड नट भी हो ही सकती, शीशम भी होगी सिसमन। तो देखो अब इसमें नहीं पता चल रहा कि इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में पढ़ लो। मूंगफली, हाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली हो जाएगी। तिल भी उतना पानी नहीं चाहिए होता है, नॉर्मली बारिश से हो जाएगा। बाजरा, हाँ ये तीनों, तो तीनों चीज़ें हो जाएंगी, क्या दिक्कत है। रेन फेड क्रॉप्स 1 2 3 ऑल 3 आ जाएगा। हिमालय में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, डीप जॉर्ज देख सकते हैं, यू टर्न रिवर कोर्सेज हो सकती हैं, पैरेलल माउंटेन रेंजेस हो सकते हैं, डी स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइड, तो ये भी हो सकती हैं, चारों चीज़ें हो सकती हैं, राइट। अगर तो एक माउंटेन भी पैरेलल रेंज का मिल गया जिसकी रेंज पैरेलल थी ऐसे में, तो फिर क्या होगा, वो दोनों सीधा आपका हो जाएगा, राइट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यू टर्न, तो रिवर का यू टर्न तो होता रहता है, इतनी सारी हिमालयन से रिवर्स आती रहती हैं, हिमालय इतना बड़ा है तो यार यू टर्न भी हो सकता है। डीप जॉर्ज भी हो सकते हैं, वहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट पहाड़ ऐसे है तो यहाँ से स्टीपनेस तो है ही जिससे लैंडस्लाइड हो जाए, तो राइट, तो चारों चीज़ें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द टेम्परेचर इंक्रीजेज फिर द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज द टेम्परेचर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हाँ, अर्थ धरती होती है, ये ऊपर का एटमॉस्फियर है, सनलाइट आती है नीचे से और ये अर्थ को गर्म करती है। अर्थ के फिर अंतर क्या, यहाँ से क्या जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है अर्थ से, राइट, तो जिससे एटमॉस्फेयर ये गर्म होता है पूरा, राइट। और ये जब बाहर जा नहीं पाता, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये गैसेस अंदर पूरी ट्रैप हो जाती हैं, इससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, राइट। वो गैस अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती रेडिएशन, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है पूरा अंदर का एटमॉस्फेयर। तो ये हो सकता है, हाँ। देयर इज़ अ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, द एयर इन द लेस डेंस इन द अपर। तो एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, हाँ ये हो सकता है, अपर एटमॉस्फेयर में लेस डेंस हो, नीचे पोल्यूशन है, इतनी सारी चीज़ें, विंड है, तो मे बी हो। मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये तो थोड़ा गलत लग रहा है कि अपर मॉइस्चर में मोर मॉइस्चर क्यों होगा, क्योंकि इवापोरेशन होगा, नीचे से होगा, ज़मीन पे पानी है, यहाँ से अगर पानी ऊपर जाएगा तो ऊपर का यहाँ बादल होगा, राइट, तो बादल तक में ही तो मॉइस्चर होगा, उसके ऊपर क्यों मॉइस्चर होगा। जैसे कल एक क्वेश्चन किया था जेट वाला 2011 वाले क्वेश्चन में, तो जेट वाले में क्या था कि जेट जो फ्लाई करते हैं अबव उस क्लाउड्स वगैरह करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता, क्लाउड्स वगैरह नहीं होते इतने, राइट, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 और 3। फिर 50, द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन इज इंक्रीजिंग, वाई इज द फिनोमेना ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द क्लैरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली, हाँ तो हो सकता है एडवर्सली इफेक्ट हो उसमें। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, तो हाँ उस पर भी एडवर्स इफेक्ट है, नेगेटिव सही बता रहा है कि एडवर्स हो सकता है, हाँ थोड़ा भी एडवर्स हो सकता है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव प्लैंक्टोनिक लार्वा विल हैव बी एडवर्सली, तो ये भी हो सकता है जिनके पास वो हो सकता है। क्लाउड सीडिंग और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो हाँ इसमें क्लाउड सीडिंग और क्लाउड एडवर्सली अफेक्टेड ये भी हो सकता है, राइट, चारों चीज़ें हो सकती हैं एक सर्टेन पॉइंट पे। लेकिन क्लाउड सीडिंग जो होती है, अब देखो यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दो, ये जो आपका है क्लाउड सीडिंग और क्लाउड में, तो क्लाउड सीडिंग तो यार कैसे भी हो सकती है ना, वो तो अब जैसे यहाँ पे है क्लाउड सीडिंग के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आप आग लगा दो, आग से पूरा जो शूट्स पार्टिकल हैं वो ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद फिर वाटर वेपर से मिलके क्लाउड सीडिंग हो गई वो, राइट। अभी भी एरोजॉल इंजेक्शन जो होते हैं जहाँ पे एरोसॉल छोड़े जाते हैं प्लेन से, राइट। अभी जैसे दुबई में आपने देखा होगा बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्यों हुआ था, तो वहाँ पे भी तो यही कर रहे थे, क्लाउड सीडिंग की टेक्निक को यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा वो बादल हो गए कि उसकी वजह से बाढ़ आ गई, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, राइट। तो क्लाउड सीडिंग तो यार हो सकती है, बट द थिंग उसके लिए क्या नाम है, एज अ कंसर्न यहाँ पे पूछा है, एज अ कॉज ऑफ कंसर्न, तो इन तीनों पे एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, ये तीनों तो होंगी ही होंगी। इस पे डाउट है थोड़ा कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली इफेक्ट, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली इफेक्ट, पानी तो गर्म होगा तो वेपराइज तो होगा ही वो। तो 1 2 3 इसमें मोस्टली मार्क करना चाहिए, क्योंकि एक है जहाँ पे जिस पे आप डाउट कर सकते हो क्लाउड सीडिंग वाला, ये ठीक है। तो ये अब हो गए, ठीक है। अब 51 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।